हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़पेपर एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 50 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। देन हम जानेंगे H3N2 वायरस के बारे में। परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स किससे संबंधित है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ एक स्पीसीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। डिमेंशिया डिसीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज के बारे में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल बम्बू मिशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो एक्शन प्लान है फॉर्मुलेट किया गया था 2016 में और उसको नोटिफाई किया गया 2017 में फॉर द दिल्ली एंड एनसीआर रीजन के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो 2020 तक सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंटेड अथॉरिटी थी यानी कि ईपीसीए, वह राज्यों को निर्देश देती थी जीआरएपी मेजर्स को अपने राज्यों में लागू करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत जो कैटेगरी है मॉडरेट, उसमें जो लेवल है PM10 एंड PM2.5 का, तो उस लेवल से आगे और ज़्यादा वे खराब ना हो, इसके लिए काम करता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो एक्शन प्लान है फॉर्मुलेट किया गया था 2016 में, उसको नोटिफाई किया गया 2017 में, और ये किसके लिए है, दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन के लिए है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि 2020 तक जो सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंटेड अथॉरिटी थी एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, तो वे राज्यों को निर्देश देती थी इसके जीआरएपी मेजर्स को अपने राज्यों में लागू करने के लिए। तो इसके बाद 2020 के बाद जो एक कमीशन बना दिया गया, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो 2020 के बाद कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट राज्यों को निर्देश देती है इनके मेजर्स को लागू करने के लिए। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मॉडरेट कैटेगरी से और ज़्यादा खराब ना हो PM10 एंड PM2.5 लेवल, तो ये इसके लिए काम करता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो दिल्ली का, वह सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है, जो कि पहले था 213 जो कि पुअर कैटेगरी पर था, जो कम होकर 119 हो गया है, यानी कि मॉडरेट कैटेगरी पर आ गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, तो जो केस हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2016 में, तो उसके रिस्पॉन्स में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को तैयार किया गया था। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत जो कैटेगरीज हैं, जिसमें मॉडरेट, पुअर एंड वेरी पुअर एंड जो सीवियर कैटेगरी है, तो इसको लागू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को तैयार किया गया था। इसमें बाद में एक और कैटेगरी जोड़ दी गई, सीवियर प्लस, यानी कि इमरजेंसी कैटेगरी भी इसके अंतर्गत शामिल कर दी गई। इसको नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2017 में। और इसका एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज मेजर्स लेती है। अगर यहाँ की जो हवा है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो ये एक तरीके से संस्थागत मेजर्स इसके द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत ये जो प्लान होता है वह एक इंक्रीमेंटल होता है नेचर का। जैसे जैसे उसकी हवा खराब होती जाती है, यानी कि पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में जैसे जाती है, तो उसी तरीके के इनिशिएटिव इसके अंतर्गत लिए जाते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत। साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है PM10 और PM2.5 लेवल है, जिसके अंतर्गत जो मॉडरेट कैटेगरी है उससे ज़्यादा और ख़राब ना हो, लेवल और ज़्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए एक तरीके से ये प्लान काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 2020 तक क्या होता था, एक सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंटेड एक अथॉरिटी थी, यानी कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो कंट्रोल अथॉरिटी है EPCA, तो वह जो राज्य हैं उनको निर्देश देती थी कि जीआरएपी मेजर्स को वे अपने राज्यों में लागू करें। लेकिन EPCA को 2020 के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद एक बना दिया गया कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 2020 के बाद में। अगर हम बात करें कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो ये एक ओवर आर्किंग बॉडी है जो कि सुपरसीड करती है ऑल एग्जिस्टिंग जो बॉडीज हैं, जिसके अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, और जो एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उन पर भी एक तरीके से ये सुपरसीड करती है। साथ ही साथ अबॉल्यूशन कर दिया गया EPCA का, उसके ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसके थ्रू इसको एबोलिश किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें NGT की इसमें भूमिका की, तो इसमें जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है
उसमें कोई भी सिविल कोड इससे संबंधित केस होगा तो वह उसको नहीं सुन सकता। इसको सुनने का अधिकार केवल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को ही है। यानी कि इसमें जो कमीशन है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर उस केस में इन्वॉल्व है तो उस केस को केवल एनजीटी के द्वारा ही सुना जाएगा और किसी भी सिविल कोर्ट को उसको सुनने का अधिकार नहीं है। अगर हम बात करें एनवायरमेंट कंट्रोल जो पॉल्यूशन जो अथॉरिटी है उसके जिसका एबोलिशन अभी कर दिया गया है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1998 में। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, तो उसके आधार पर इसको तैयार किया गया था और जो एक निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था उससे कंप्लायंस रखकर ही इस अथॉरिटी को तैयार किया गया था। इसके पास पावर थी कि वह स्यूमोटो ले सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो कंप्लेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स की कंप्लेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडीज़ हैं उसकी कंप्लेंट्स के आधार पर ये जो स्यूमोटो एक्शंस ले सकती थी। साथ ही साथ जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, जैसे कि व्हीकुलर जो पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये नेसेसरी स्टेप्स ले सकती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो जो इसकी स्ट्रेंथ रखी गई है, इसमें जो न्यू 18 मेंबर कमीशन इसको बनाया गया है, जिसमें सेंट्रल के और जो स्टेट के और साथ ही साथ अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के, तो उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इसके चेयरपर्सन की, तो इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा जो कि सेक्रेटरी लेवल का होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी लेवल का कोई व्यक्ति है उसको भी इसका चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। और ये जो अपना पद संभालेगा वह 3 साल के लिए संभालेगा और इसकी जो एज रखी गई है वह 70 ईयर्स इसकी एज रखी गई है। यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस पर वह एक तरीके से पदमुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इस कमीशन के अंतर्गत 5 जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं जो कि एक तरीके से चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ चार्ज हो सकते हैं डिपार्टमेंट के, तो वो इसके अंतर्गत जो स्टेट्स आते हैं एनसीआर रीजन के अंतर्गत, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, 3 फुल टाइम जो इंडिपेंडेंट जो टेक्निकल मेंबर्स हैं इसके अंतर्गत शामिल होंगे, जिनको एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड का, जो पॉल्यूशन फील्ड है या इस फील्ड में जो उनको एक्सपीरियंस है तो उसको इसमें भी रखा जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो टेक्निकल मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे सीपीसीबी, और जो ईसरो और जो एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होंगे इनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और जो सिविल सोसाइटी है उसके भी 3 रिप्रेजेंटेटिव इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और जो अदर की अगर हम बात करें तो नीति आयोग और जो सेवरल मिनिस्ट्रीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसके अंतर्गत शामिल रखा जाएगा। और इसमें ये कितने मेंबर बॉडी बनाई जाएगी, एक 18 मेंबर बॉडी इसके अंतर्गत तैयार की जाएगी। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसमें कैटेगरीज हैं, इन्हीं को लागू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें अगर जो कैटेगरी होती है मॉडरेट टू पुअर, जिसमें PM 2.5 और PM 10 के इसके अंतर्गत देखा जाता है, जिसमें अगर PM 2.5 हो जाएगी 61 से 120 और जो PM 10 हो जाएगी 101 से 350, तो ऐसा माना जाएगा कि वह मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में आता है। और इसी से संबंधित इसमें मेजर्स इसके अंतर्गत लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर वेरी पुअर हो जाता है, सीवियर हो जाता है, और फिर जो सीवियर प्लस कैटेगरी जो बाद में इसमें शामिल की गई, तो उसके अंतर्गत अगर जो PM 2.5 है अगर 300 से ज़्यादा हो जाता है और जो PM 10 है 500 से ज़्यादा हो जाता है, परसिस्ट रहता है 48 घंटे तक, तो इसको एक तरीके से सीवियर प्लस या इमरजेंसी सिचुएशन इसके अंतर्गत माना जाएगा। और इसमें जो मेजर्स लिए जाएंगे कि इस जो स्कूल्स हैं उसको शट डाउन कर दिया जाएगा और जो ऑड और इवन जो स्कीम है उसको लागू किया जाएगा और जो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको रोका जाएगा। और जो एंट्री है जो डीजल ट्रक्स की इसके अंतर्गत दिल्ली के अंतर्गत, तो उनको भी इसके अंतर्गत बैन किया जाएगा। तो इनकी जो पॉल्यूशन की जो ग्रेड रहेगी उसके आधार पर ही इसमें रिस्पॉन्स किया जाएगा और वो रिस्पॉन्स क्या होंगे वे भी इसके अंतर्गत मेजर्स डिफाइन किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H3N2 वायरस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है एक वायरल डिसीज है जो कि कारण है होता है इसका ऑर्थोमाइक्सो जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो पैथोजन के कारण ये फैलता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा है एक तरीके से इसको हांगकांग फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, जो कि टाइप है एक इन्फ्लुएंजा वायरस का जिसके कारण से रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है ह्यूमंस के अंतर्गत।
थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है हाईली कंटेजियस है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। उनकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे कि वे खांसता है, छींकता है, तो उस दौरान भी उसके अंतर्गत एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है एक तरीके की वायरल डिसीज है, जो कि जिसका जो कारण है ऑर्थोमाइक्सो वायरस के कारण ये होता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसको हांगकांग फ्लू के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये एक टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो कि एक तरीके से रेस्पिरेटरी यानी कि सांस की बीमारी करता है ह्यूमन के अंतर्गत। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये हाईली कंटेजियस होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि ये अभी चर्चा में क्यों है। जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी इससे देश के अंतर्गत 3 मौतें इसके द्वारा हो चुकी हैं। ये जो इन्फ्लुएंजा है इसको हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस करता है ह्यूमंस के अंतर्गत। ये सब टाइप्स है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, और ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता है सेवरल इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक्स होते हैं जो पास्ट में हुए हैं, उनका ये कारण रहा है। अगर हम बात करें इसके फैलने की, तो ये हाईली कंटेजियस होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है। उनकी जो ड्रॉपलेट्स हैं जो कि कफ के दौरान या उनसे बात करने के दौरान या छींकने के दौरान, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही साथ ये जो टचिंग द सरफेस, अगर कोई बीमार व्यक्ति ने किसी सरफेस को टच किया है, उसको अगर कोई हेल्दी व्यक्ति अगर टच कर लेता है तो वह भी इसके द्वारा फैल सकता है। साथ ही साथ इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रहती है, उसमें थकान होती है, साथ ही साथ हेडेक होता है, और बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द करती है, और नोज़ इसके अंतर्गत रनी नोज़ हो जाती है, और गले में दर्द होता है। तो इस तरीके की इसमें एक तरीके से सिम्टम्स देखे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ पीपल्स में इसमें डायरिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस भी पैदा हो जाती हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं लगभग 1 वीक तक ही रहते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा देखा गया है कि कई लोगों में इसके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी समय तक रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो इसमें काफ़ी सारा फ्लूइड पिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक एसेटोमाइनोफेन होती है या जो इबुप्रोफेन होती है, तो एक तरीके से फीवर के लिए और जो पेन जो होता है उससे रिलीफ पाने के लिए इन दवाइयों का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिकॉशंस क्या हैं कि आप ये ऐसे पर्सन से दूर रहें या जो मास्क इसमें लगाएं, साथ ही साथ जो कफिंग और जो कांटेक्ट अगर जो सिक पीपल है तो उससे आप दूर रहें, और रेगुलरली सोप से अपने हाथ धोते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित एक WHO ग्लोबल इन्फ्लुएंजा एक सर्विलांस जो नेटवर्क है, जो 1952 में इसका गठन किया गया था WHO के द्वारा, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस नेटवर्क, जो कि क्रिएट किया गया था 1952 में। और ये जो नेटवर्क है लगभग 112 इंस्टीट्यूशंस इसके अंतर्गत शामिल हैं। साथ ही साथ 83 कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं WHO के द्वारा। और इसके अंतर्गत WHO नेशनल जो इन्फ्लुएंजा सेंटर्स हैं उसके रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही साथ 4 WHO कोलैबोरेटिव सेंटर्स इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो NICs हैं, जो कोलैबोरेशन जो सेंटर्स हैं, एक तरीके से सैंपल्स लेते हैं नेशंस के अंतर्गत, और जो इसमें वायरल जो आइसोलेशंस हैं स्टार्ट से और जो कैरेक्टराइज करते हैं इनको, और इनकी जो एंटीजेनिक है अर्ली स्टेज में ही इसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हर साल इसमें एक तरीके से न्यूली जो आइसोलेटेड जो स्ट्रेन है WHO के पास हाई लेवल जो एंटीजेनिक जो जेनेटिक रिसर्च है उसके लिए इसको भेजा जाता है। साथ ही साथ ये जो रिजल्ट हैं इस स्टडीज से जो रिजल्ट आते हैं वे एक तरीके से इसके जो वैक्सीन है इससे संबंधित जो क्या दवाई बन सकती हैं इसके लिए तैयार करने में ये काफ़ी सहयोग करता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया H3N2 वायरस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमानेंट कैपिटल व्हीकल से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो परमानेंट कैपिटल जो व्हीकल्स है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स है जो कि अलाउ करता है फंड मैनेजर्स को कि वे ऑब्टेन कर सकें लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट्स को फ्रॉम द लिमिटेड पार्टनर से। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स है इसका जो उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा इसका एक तरीके से उनको ये टारगेट करता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो रेगुलर जो प्राइवेट इक्विटी है और जो वेंचर जो कैपिटल है उसके समान ही जो
परमानेंट कैपिटल जो व्हीकल है उसका भी इसका फिक्स टेन्योर होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो परमानेंट कैपिटल जो व्हीकल्स हैं एक तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फंड मैनेजर्स को अलाउ करता है कि वे जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल जो कमिटमेंट्स हैं फ्रॉम द लिमिटेड पार्टनर से वे इसको एक तरीके से ले सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य होता है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उसको इसमें लक्षित किया जाए, यानी कि उनको इसमें शामिल किया जाए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें जो बात की गई है कि जो प्राइवेट इक्विटी या जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं उसका जो रेगुलर इसमें एक फिक्स टेन्योर होता है इसका परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स का, तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता इनके जो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल के समान। तो इसका जो एक तरीके से परपेचुअल किस्म के होते हैं, यानी कि वे लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और इसका उपयोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए इसे किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा है। एक वर्किंग ग्रुप है सेबी के अंतर्गत, वह एक तरीके से फिजिबिलिटी की जांच कर रहा है कि जो परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स है इंडिया के अंतर्गत इसको लागू किया जाए या नहीं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो जो परमानेंट कैपिटल जो व्हीकल्स हैं एक तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स होता है जो कि अलाउ करता है फंड मैनेजर्स को कि वे इसमें लॉन्ग टर्म जो कैपिटल जो कमिटमेंट्स करने वाले लोग हैं उनसे एक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सके। और ये टारगेट करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, जैसे कि कोई पेंशन फंड्स है या जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसके थ्रू ये अपना इन्वेस्टमेंट जुटाने का प्रयास करता है, किसके द्वारा, परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स के अंतर्गत। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स की, जो कि एक लिमिटेड पार्टनरशिप के साथ हो सकती है, साथ ही साथ ये ट्रेडेड पब्लिकली ऑन द एक्सचेंज भी हो सकती है, रियल एस्टेट से संबंधित हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या क्लोज एंडेड फंड्स, इसके अंतर्गत कई सारे टाइप्स इसके अंतर्गत हो सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स है एक तरीके से कुछ इन्वेस्टर्स इसके अंतर्गत जो ऑप्शंस होता है कि वे इसमें जो इन्वेस्ट उन्होंने किया है उसको रिडीम कर सके, यानी कि उससे अपना जो फंड दिया था उसको वे प्राप्त कर सके। और इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है इनका जो लॉक इन पीरियड इसके अंतर्गत रखा जाता है कि ये 5 साल तक आपका जो फंड लॉक रहेगा, इसके बाद उसको आप रिडीम कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग इसके अंतर्गत अलग अलग होता है लॉक इन पीरियड, जैसे कि 5 साल का, 10 साल का या 15 साल का। तो जैसे किसी का अगर लॉक इन पीरियड है 10 ईयर्स का, तो उसके बाद जो इसमें इन्वेस्टर्स होगा वह इसके अमाउंट को इसमें रिडीम करवा सकता है। इसके अलावा इसमें जो परमानेंट जो कैपिटल जो व्हीकल्स होते हैं इसको 2 तरीके से इसमें ट्रेड किया जाता है, प्राइवेटली और पब्लिकली इसको ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे पहले तो इसका जो बेनिफिट होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, जो कि हमारे रेगुलर जो प्राइवेट जो इक्विटीज होती हैं, जो वेंचर कैपिटल होते हैं, ये इनका एक फिक्स टेन्योर होता है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। इसके अंतर्गत एक लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद इसको एक तरीके से रिडीम किया जा सकता है। तो इस तरीके की इसमें बाध्यता इसके अंतर्गत नहीं होती कि फिक्स टेन्योर के बाद आपको इसका इन्वेस्टमेंट वापस करना होगा। इसके अलावा ये बेनिफिशियल्स होता है जो स्टार्टअप कंपनी है, क्योंकि उसके लिए एक तरीके से लॉन्ग टर्म फंड की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है नए एक एंटरप्रेन्योर के लिए, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है परमानेंट कैपिटल व्हीकल्स का। और इसका कोई एक फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये एक परपेचुअल किस्म के होते हैं और इन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया परमानेंट कैपिटल व्हीकल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है एक लार्ज बर्ड है और ये एक तरीके से जो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इन द बर्ड। साथ ही साथ ये इसकी जो पॉपुलेशन है कन्फाइंड है मोस्टली राजस्थान एंड गुजरात में ही ये केवल मिलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है एक लार्ज बर्ड है जो बास्टर्ड फैमिली का है और ये एक हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इन द बर्ड, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसकी जो पॉपुलेशन की बात की गई है कि ये केवल आपकी राजस्थान एंड गुजरात में ही है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी कुछ पॉपुलेशन, अधिकांश पॉपुलेशन तो राजस्थान एंड गुजरात में ही है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी देखने को मिलती है।
तो इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो किया गया है वह राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका जो कॉन्टेक्स्ट रहा है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें एक तरीके से डिसीजन दिया गया था कि ये जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के एरिया के अंतर्गत जो भी एक इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसको इसके अंतर्गत उनको अंडरग्राउंड किया जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में एक तरीके से सेंट्रली जो इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी है उसने इशू किया है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन से। ये जो ड्राफ्ट जो किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इन अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया रेगुलेशन 2023 के अंतर्गत। तो ये रेगुलेशन लेके आ रहे हैं जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इस रेगुलेशन के अंतर्गत जो ऑल इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं जो कि कम है 33 केवी से और जो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड एरिया से होकर गुजरती हैं तो उनको इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड किया जाएगा। यानी कि जो लाइन होंगी 33 केवी से कम पावर की होंगी तो उसको एक तरीके से अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसके अलावा जो एबव होंगी 33 केवी से तो उनको एक तरीके से उन पर इंस्टॉल किए जाएंगे जो बर्ड फ्लाइट जो डाइवर्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो बर्ड होते हैं वे डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इसको इसके अंतर्गत इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस तरीके का ड्राफ्ट इसको तैयार किया गया है सेंट्रल जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो ये जो लार्ज बर्ड है बास्टर्ड फैमिली का और ये एक हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इन द बर्ड। साथ ही साथ इसके जो हैबिटेट है ये जो ड्राई ग्रास लैंड्स होते हैं जो स्क्रब लैंड्स होते हैं यानी कि झाड़ियों वाले जो एरिया होते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत तो वे ये पाए जाते हैं और इसी कारण से इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इनकी जो पॉपुलेशन है मोस्टली कन्फाइंड है राजस्थान एंड गुजरात में और जो स्मॉल पॉपुलेशन है आपको महाराष्ट्र कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। और इनके जीवन पर खतरा क्या है कि ये जो बर्ड हैं एक तरीके से कांस्टेंट इन पे खतरा बना हुआ है कि ये कॉलिजन हो जाता है, इनकी इलेक्ट्रोलोक्यूशन जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं तो उनसे ये टकरा जाते हैं। साथ ही साथ इनका लगातार हैबिटेट लॉस हो रहा है और इनको एक तरीके से लगातार जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है तो उससे भी इनके जीवन पर खतरा है। इसके अलावा अगर हम इनके स्टेटस की बात करें इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की तो IUCN की लिस्ट में इनको रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में और जो साइट्स की जो लिस्ट है उसके अपेंडिक्स 1 में ये आते हैं और जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है जो कि बॉर्न कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है तो उसके अंतर्गत इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। साथ ही साथ जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का तो इसमें 6 शेड्यूल्स हैं, उसके शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके अलावा इससे संबंधित कई सारे कंजर्वेशन एफर्ट चलाए गए हैं और इनके इफेक्ट क्या हुए हैं अगर हम उनके बारे में जानें तो एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया है जिसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था इसको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा और इसका उद्देश्य था कि एक तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सके इनके जो ब्रीडिंग इंक्लोजर्स को इन स्पीसीज के और डेवलप किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि इन सब का जो इनके हैबिटेट पर जो ह्यूमन प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको इसके अंतर्गत कम किया जा सके। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और राजस्थान गवर्नमेंट और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वे मिलकर एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग फैसिलिटी इन द डेजर्ट जो मरु उद्यान है जो यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क है एट द जैसलमेर के अंतर्गत। तो इनको 2019 में इन्होंने कंजर्वेशन जो ब्रीडिंग फैसिलिटी इसकी स्थापित की। इसके अलावा जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो 22 स्पीसीज हैं जिसके जीवन पर खतरा बना हुआ है तो इसमें 22 स्पीसीज को इसमें शामिल किया गया है जिसको हमने कल के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें अंदर जो 22 स्पीसीज में एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें जो एक तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को अंडर द कंपोनेंट ऑफ स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि डेवलप ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत इस स्कीम को चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेंट्रल जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है जिसने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया गया है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओरिजिनली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था 1948 का जिसको बाद में रिपील कर दिया गया और एक नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आए थे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का। तो उसके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन अब
आती है। साथ ही साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान तैयार करना हर 5 साल के अंतर्गत, जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं पावर जनरेशंस के, तो उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। और ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिमेंशिया डिसीज से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन की क्षमता को, जो कि प्रोसेस करने की या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, या उसको डिफिकल्टीज आती है कोई भी ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव फंक्शंस करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्योर करने के लिए डिमेंशिया को। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ग्लोबल डिमेंशिया जो ऑब्जर्वेटरी है एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि कलेक्ट करता है और डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशंस को, जो कि डेवलप किया गया है WHO के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि ब्रेन की जो क्षमता होती है उसको ये अफेक्ट करता है, जिसमें वह प्रोसेस नहीं कर पाता ब्रेन, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता, साथ ही साथ कोई भी कॉग्निटिव जो फंक्शंस हैं उसको इसके अंतर्गत नहीं कर पाता। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये इसका अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो ग्लोबल डिमेंशिया जो ऑब्जर्वेटरी है एक तरीके का वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और ये WHO के अंतर्गत है। ये WHO ने एफर्ट करके इसको शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो एक तरीके से इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसका इसमें प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो मोर देन जो 10 मिलियन जो ओल्डर जो एडल्ट हैं 60 साल की ऊपर के, उनके अंतर्गत जो डिमेंशिया का खतरा इसके अंतर्गत 10 मिलियन पॉपुलेशन पर उससे भी ज़्यादा है। और ये जो स्टडी आई है जो कि पब्लिश की गई है एक जर्नल के द्वारा, न्यूरो जो एपिडेमियोलॉजी है, तो उनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये जो स्टडी है एक तरीके से ये पाती है कि जो डिमेंशिया की जो रेट है एडल्ट जो कि 60 साल से ऊपर के हैं उनमें जो ये रेट है 8.44% हो सकती है, यानी कि ये कितने हो सकते हैं नंबर के हिसाब से 10.08 मिलियन जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें इसकी होने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम इसके प्रेवलेंस की बात करें तो डिमेंशिया की ये एक तरीके के ग्रेटर होती है ओल्डर पीपल्स में, और जिसके अंतर्गत फीमेल्स में ये सबसे ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ इनमें और वो भी उन फीमेल्स में जिनमें कोई एजुकेशन नहीं है या कोई रूरल एरिया में रहती हैं। तो एक तरीके से स्टडी में ये पाया गया है कि उनमें ये खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिमेंशिया के बारे में तो ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन की क्षमता को कि वह प्रोसेस नहीं कर पाता ठीक तरीके से, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता और डिफिकल्टी होती है उसको कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए। साथ ही साथ इसमें जो अक्सर होता क्या है कि एसोसिएटेड होता है एज से, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका खतरा बढ़ता है, लेकिन यंगर इंडिविजुअल्स में भी ये देखा गया है, जिसके अंतर्गत आपको अल्जाइमर जो डिसीज होती हैं, पार्किंसंस डिसीज होती हैं, स्ट्रोक या अदर कोई डिसऑर्डर्स के कारण इस तरीके की डिसीज हो सकती है डिमेंशिया की। साथ ही साथ इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेमोरी लॉस हो जाता है, डिफिकल्टीज होती है कुछ भी सोचने के लिए, हम विजुअल परसेप्शंस नहीं बना पाते या सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लैंग्वेज या एक तरीके से लोगों का फोकस करने के लिए जो अटेंशन की आवश्यकता होती है वह इसके अंतर्गत नहीं कर पाते। साथ ही साथ इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो करेंटली अभी इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि जिससे कि डिमेंशिया को क्योर किया जा सके। साथ ही साथ न्यूमरस और न्यू ट्रीटमेंट्स इसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पर वह अभी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें WHO के एफर्ट्स जो कि डिमेंशिया से संबंधित, तो ग्लोबल डिमेंशिया ऑब्जर्वेटरी है ये एक तरीके का वेब बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है जो कि कलेक्ट करता है इससे संबंधित इंफॉर्मेशंस को, उसको डिसेमिनेट करता है, और जो ग्लोबल बर्डन है डिमेंशिया का उसकी इंफॉर्मेशन को इस पर शेयर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो पॉलिसी तैयार की जाती है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिमेंशिया केयर की वह एक दूसरे से इसमें साझा की जाती है।
इसके अलावा ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू द डिमेंशिया है। ये जो एक्शन प्लान है एक तरीके से आउटलाइन करता है सीरीज ऑफ एक्शंस को, जिससे कि जो पीपल हैं डिमेंशिया से एक तरीके से पीड़ित है तो उसकी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसके फैमिलीज को उसके बारे में कि किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन देना है, किस तरीके से उसका ख्याल रखना है, जिससे कि उसको एक तरीके से उसकी लाइफ को बेटर बनाया जा सके। साथ ही साथ इसमें जो गाइडलाइंस दी गई है रिस्क रिडक्शन ऑफ जो कॉग्निटिव जो डिक्लाइंस हैं डिमेंशिया का, यानी कि और ज़्यादा उसमें डिक्लाइन ना हो, तो इससे संबंधित भी इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। ये प्रोवाइड कराता है एविडेंस बेस्ड जो रिकमेंडेशंस देता है और इंटरवेंशंस करता है कि वे रिड्यूस करे जो मोबिफाइबल जो रिस्क है फैक्टर जो कि डिमेंशिया से संबंधित, तो वह एक तरीके से इसमें उसको कम करने के लिए गाइडलाइंस देता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डिमेंशिया से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरोनरी हार्ट डिसीज से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कोरोनरी जो हार्ट डिसीज है एक टाइप ऑफ हार्ट डिसीज होता है जिसके अंतर्गत जो आर्टरीज होती हैं हार्ट के अंतर्गत वह इसके अंतर्गत डिलीवर नहीं कर पाती इनफ जो ऑक्सीजन जो रिच जो ब्लड है हार्ट को वह नहीं पहुंचा पाती। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो कारण होता है इसका जो कारण होता है वह है कोलेस्ट्रॉल और जो बैक्सी जो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक तरीके से लाइनिंग बना लेते हैं कोरोनरी आर्टरीज पर, जो कि एक तरीके से फॉर्म कर लेता है प्लैक को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कोरोनरी जो हार्ट डिसीज है एक टाइप ऑफ हार्ट डिसीज है जिसके अंतर्गत जो आर्टरीज हैं उसके अंतर्गत हार्ट एक तरीके से इनफ ऑक्सीजन जो रिच ब्लड जो हार्ट तक पहुंचना चाहिए उसको करने में नाकाम हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है जो कि कोलेस्ट्रॉल इसका कारण है और जो बैक्सी सब्सटेंस होते हैं इनसाइड एक तरीके से लाइन बना लेते हैं जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उस पर, जिससे एक तरीके से एक फॉर्म कर लेते हैं प्लाक को, जिसके कारण से उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो आईआईटी गुवाहाटी है उसके जो साइंटिस्ट हैं एक सॉल्यूशंस पे आए हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज से संबंधित कि वे एक तरीके से एक प्रोटीन के द्वारा रिपेयर कर सकते हैं डैमेज्ड हार्ट सेल को। ये जो रिसर्च है एक तरीके से रिसर्चर्स ने एक यूज किया है सेलुलर प्रोग्रामिंग को, जिसके माध्यम से ये एक स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स है जिसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा गया है, तो उसके अंतर्गत जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स हैं उसके सेल को एक न्यू सेलुलर आइडेंटिटी के रूप में उसको बनाया जा सकता है। इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है एक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट हैं या स्कार जो टिश्यूज भी कहा जाता है या फॉर्मिंग सेल्स भी उसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो फंक्शंस हैं कार्डियो माइटोसाइट्स के, यानी कि इसमें जो फाइब्रो जो ब्लास्ट होता है एक तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शनल जो कार्डियो मायोसाइट्स होता है उसके अंतर्गत। और ये किसकी मदद से किया जाएगा? एक स्पेसिफिक प्रोटीन की मदद से ये किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोनरी हार्ट डिसीज की, तो एक तरीके की ये डिसीज होती है जिसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वह हार्ट तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता। साथ ही साथ इसका कारण होता है कोलेस्ट्रॉल, एक तरीके से बैक्सी जो सब्सटेंस होते हैं प्लाक का गप बना लेते हैं, जिससे कि एक तरीके से वह जो इस पर एक लाइनिंग तैयार कर लेते हैं जिसमें ब्लॉकेज आ जाता है। साथ ही साथ एक तरीके से बिल्डअप कर लेते हैं पार्शली, और जो टोटली जो ब्लॉक जो ब्लड होता है उसको एक तरीके से पार्शली भी और एक तरीके से टोटली भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें जो रीज़न है कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने का कि अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल्स हैं या पुअर डाइट्स हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, टोबैको का यूज करते हैं, कंजप्शन है हार्मफुल लेवल ऑफ अल्कोहल्स का, तो उसके कारण से ये हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं कॉमन सिम्टम्स होते हैं चेस्ट पेन होता है, साथ ही साथ मोस्ट केसेस में जो ब्लड फ्लो है हार्ट के अंतर्गत ब्लॉक हो जाता है और जिससे हार्ट अटैक भी इसके अंतर्गत आ जाता है और हार्ट सडनली इसमें वर्क करना बंद कर देता है जिसे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कोरोनरी हार्ट डिसीज से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल बम्बू मिशन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल बम्बू मिशन है लॉन्च किया गया था 2018-19 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक तरीके से सब प्लान है जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो मिशन है
फोकस करता है कि डेवलपमेंट किया जाए बम्बू इन अ लिमिटेड स्टेट के अंतर्गत, और इसकी जो सोशल, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ पर उन लिमिटेड स्टेट्स के अंतर्गत ही इनको डेवलप किया जाए। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो रिसेंटली नेशनल बम्बू मिशन है इसके अंतर्गत एक नेशनल वर्कशॉप तैयार की गई, एक कंडक्ट कराई गई बम्बू सेक्टर डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली के अंतर्गत। अगर हम बात करें नेशनल बम्बू मिशन की, तो इसको लॉन्च किया गया था 2018-19 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। इसके अलावा ये सब प्लान है, जो मिशन है इंटीग्रेटेड जो आपका डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसके अंतर्गत ये एक तरीके का सब प्लान है। साथ ही साथ जो नेशनल बम्बू मिशन है एक फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ जो कंप्लीट वैल्यू चेन है बम्बू सेक्टर्स की, जिसके अंतर्गत जो ग्रोअर से लेकर कंज्यूमर तक जो लिंक जाती है उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशंस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो आता है वह इंप्लीमेंट करता है इस स्कीम को, जिससे कि जो बम्बू क्रॉप से संबंधित जो भी पोटेंशियल्स है उसको एक तरीके से मजबूत किया जा सके, उसको हार्नेस किया जा सके। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये जो एरिया है बम्बू के प्लांटेशन से संबंधित इन नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत, तो उसको इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ इनका जो इनकम एंड जो एक तरीके से फार्म इनकम और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड द जो रेजिलिएंट क्लाइमेट चेंज से संबंधित वह उसके अंतर्गत उनको सप्लीमेंट किया जा सके। साथ ही साथ कनेक्ट कर सके फार्मर्स को और मार्केट के जो इनेबल जो फार्मर प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक तरीके से इसमें कंडक्ट किया जा सके, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ इनका जो एप्रोप्रिएट जो रॉ मटेरियल्स है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए जो जरूरत है बम्बू से संबंधित, तो वह भी इसके अंतर्गत उनको प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ जो अपग्रेड करते हैं इससे संबंधित कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ट्रेडिशनल जो बम्बू क्राफ्ट्समैन के लिए, साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट है जो कंटेम्प्रेरी मार्केट की किस तरीके के जो बम्बू का रॉ मटेरियल उनका आवश्यकता होती है इंडस्ट्रीज के लिए, तो इसके लिए उनको अपग्रेड किया जाता है। साथ ही साथ ये जो मिशन है फोकस कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ बम्बू इन अ लिमिटेड स्टेट्स के अंतर्गत, जहां पर उसका सोशल, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेज है, जो कि पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत। साथ ही साथ जो इनमें जो स्टेट इंक्लूड हैं जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड और जो बिहार, झारखंड और जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु एंड केरला के कुछ स्टेट हैं, उसमें ही इसको एक तरीके से फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जो बम्बू को प्रमोट किया जा सके, तो एक बम्बू क्लस्टर्स बनाए गए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के माध्यम से वर्चुअली जो इनॉग्रेट किए गए थे 22 बम्बू क्लस्टर्स को इन द 9 स्टेट्स के अंतर्गत, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम और जो नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड और कर्नाटक के अंतर्गत 9 स्टेट्स के अंतर्गत 22 इसके अंतर्गत क्लस्टर्स तैयार किए गए थे। इसके अलावा इसमें जो एमएसपी है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है उसको भी हाइक किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो वह इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट होते हैं उनको इसके अंतर्गत एक तरीके से माइन्यूट फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना जाता है, जिसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इसमें हाइक किया गया है, रिवाइज किया गया है। साथ ही साथ जो प्लांट है इनका जो ओरिजिन है जिनमें आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत ये आपके बम्बू, केन्स, फॉडर जो लीव्स होती हैं या बैक्सेस होती हैं, इसको इसके अंतर्गत माना जाता है। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किया गया था कि इसको ट्री की कैटेगरी से इसको बाहर किया गया था, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत थी, जिसको अमेंडमेंट किया गया था 2017 में और इसको ट्री की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। इसका फायदा यह हुआ कि इसके अंतर्गत कोई भी इसमें एक तरीके से इसका कल्टीवेशन कर सकता है और इसका बिजनेस कर सकता है बम्बू का, इसके प्रोडक्ट का, और इसके अंतर्गत उनको ट्रांसिट परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि पहले इसमें जो ट्री के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत, तो इसको जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर लाने के लिए जो ट्रांजिट परमिशन की इसमें आवश्यकता होती थी, जो कि अब जरूरत नहीं होती। इसके अलावा बात करें अगर जो जो जिसका एक सब प्लान है तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, तो इसी के सब प्लान के रूप में नेशनल बम्बू मिशन है। अगर हम इसकी बात करें तो जो MIDH है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एक तरीके से हॉलिस्टिक ग्रोथ करता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स की, जो कि कवर करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो रूट्स एंड जो ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं, मशरूम, स्पाइसेस और जो फ्लावर्स और जो एरोमेटिक जो प्लांट्स होते हैं उसको इसके द्वारा कवर किया जाता है। और जो इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री है MIDH की, वह है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है MIDH को। और ये कब से किया जा रहा है? 2014-15 से। और जो MIDH है एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कृषोन्नति जो योजना है उसके अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अगर हम इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंट्रीब्यूट किया जाता है 60% ऑफ जो टोटल आउटले है फॉर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए ऑन ऑल द स्टेट्स। और जिसमें से अगर आप हटा दें स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के लिए, इसमें 40% जो शेयर है कंट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन अगर रीजन को हटा दें तो जो भी अदर स्टेट हैं इसके अंतर्गत 60-40% इसके अंतर्गत उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। यानी कि 60% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो 40% दिया जाता है ये दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न और जो हिमालयन स्टेट्स की, तो इनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है 90% और जबकि स्टेट को देना होता है केवल 10%। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कई सारी सब स्कीम चल रही हैं, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत इसमें जो MIDH के अंतर्गत जो सब स्कीम है वह है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। एक तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि सिलेक्ट की गई है डिस्ट्रिक्ट ऑफ 18 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत। एक तरीके से जो हॉर्टिकल्चर मिशन है दूसरा जिसके अंतर्गत सब स्कीम है वह है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए। इसके अंतर्गत इनको ओवरऑल जो डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स में उसके अंतर्गत इसको किया जा रहा है। इसके अलावा थर्ड है इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो कि एक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है वेरियस स्कीम्स अंडर द MIDH के अंतर्गत सभी स्टेट्स एंड यूटीज के अंतर्गत। एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, ये एक तरीके से जो कोकोनट जो प्रोड्यूस ग्रोइंग जो स्टेट्स हैं उसके अंतर्गत इस स्कीम को लागू किया जाता है। साथ ही साथ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है जिसका जो एक इस्टेब्लिश किया गया है मेडीजिप हिमा के अंतर्गत, जो कि नागालैंड में स्थित है इन 2006-7 के अंतर्गत, जो कि प्रोवाइड कराता है एक टेक्निकल बैक स्टॉपिंग और जो कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग और जो ट्रेनिंग है फार्मर्स की वह इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। तो इस तरीके से MIDH के अंतर्गत कई सारी जो सब स्कीम है वह इसके अंतर्गत चल रही हैं, जिसके अंतर्गत नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन और जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और साथ ही साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स है, तो इसमें नर्सरीज तैयार की जाती हैं, साथ ही साथ कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ उनके लिए और इससे संबंधित जो भी उनका जो पॉली हाउसेस हैं और ये इसके अंतर्गत जो भी इनका डेवलपमेंट हो सकता है इसके द्वारा तैयार करने का प्रयास किया जाता है फॉर द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल बम्बू मिशन से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।